दोस्तों नमस्कार। आपके प्यारे से परिवार संपूर्ण क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में, जिसका एक पार्ट पढ़ाया जा चुका है और यह दूसरा पार्ट है। तो आइए संसद के बारे में देखते हैं। पहले पार्ट में संसद के अंग के बारे में बताया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। निर्वाचन के बारे में बताया गया है। कार्यकाल के बारे में बताया है। आज हम बात करेंगे कि विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। आज पहले धन विधेयक की चर्चा करेंगे, जो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है और यह इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए इस अनुच्छेद को ध्यान देंगे कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है। यह डायरेक्ट पूछ लेता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद आगे बात करेंगे भारत धन विधेयक के बारे में बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचित निधि से धन निकालने, धन जमा करने, उधार लेने, उधार देने, नया कर लगाने, किसी कर को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव वाले विधेयक धन विधेयक होते हैं। यानी कोई धन निकाला जाता है या जमा किया जाता है, कहीं से उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है, या कोई कर लगाया जाता है, कोई कर समाप्त किया जाता है, ऐसे विधेयक धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की ऐसे विधेयक धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, पहले राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यानी राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और लोकसभा में पेश किया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, पहले राष्ट्रपति की सहमति से। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय अंतिम किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। यानी यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इसके आगे बात करेंगे, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 117 में दिए गए दूसरे प्रकार के विधेयक। अनुच्छेद 117 में दिए गए दूसरे प्रकार के विधेयक अर्थात धन विधेयकों से भिन्न वित्त विधेयक। यानी अनुच्छेद 117 में क्या दिया गया है? वित्त विधेयक। तो अनुच्छेद 117 ध्यान देंगे, वित्त विधेयक होता है। धन विधेयकों से भिन्न वित्त विधेयक संसद के किसी भी वित्त विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। साधारण बहुमत जानेंगे कि क्या होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50%, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। तो आवश्यक होने पर इस पर क्या हुआ? साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है वित्त विधेयक। ठीक है। आवश्यक होने पर इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। आवश्यक होने पर इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यानी वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक ध्यान देंगे कि सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया वाले विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया वाले विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो साधारण बहुमत जानेंगे कि संसद के सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। तो साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। जिस सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, यदि वह सदन इसे फेल कर दे तो विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जिस सदन में या राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी यह पेश किया, जिस सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, यदि वह सदन इसे फेल कर दे तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यदि उस सदन से पारित होने के पश्चात दूसरा सदन इसे फेल कर दे, यदि उस सदन में पारित होने के पश्चात दूसरा सदन इसे फेल कर दे या 6 माह से अधिक समय तक रोक ले तो सामान्यतः विधेयक समाप्त हो जाएगा। 6 माह से अधिक समय तक रोक ले तो सामान्यतः विधेयक समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि विधेयक को पारित कराना आवश्यक हो तो अनुच्छेद 108, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। आगे देखेंगे हम कि संविधान संशोधन विधेयक किसे कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करना, किसी नए प्रावधान को शामिल करना या किसी प्रावधान को समाप्त करने से संबंधित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। यानी संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करना, किसी नए प्रावधान को शामिल करना, संशोधन करना, किसी नए प्रावधान को शामिल करना, किसी प्रावधान को समाप्त करने से संबंधित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। विशेष बहुमत ध्यान देंगे कि सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक द्वारा समर्थित, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक द्वारा समर्थित, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। तो इसे विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। यदि कोई भी सदन इसे फेल कर दे तो विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक यदि कोई सदन इसे फेल कर दे तो विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा, यानी विश्वास प्रस्ताव अगर देखेंगे तो सत्ता पक्ष के द्वारा, वहीं अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा। सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यदि यह पारित न हो तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव यदि पारित न हो तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है।
वहीं अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि यह पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि यह पारित हो जाए अविश्वास प्रस्ताव तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और यदि यह पारित ना हो तो अगले 6 माह तक दोबारा नहीं लाया जाएगा। यदि यह पारित ना हो तो अगले 6 माह तक दोबारा नहीं लाया जाएगा। नियम 184 के तहत देखेंगे कि सार्वजनिक महत्व के किसी विधेयक को जब इस नियम के तहत, नियम 184 के तहत लोकसभा में पेश किया जाता है तो चर्चा बहस के साथ मतदान का भी प्रावधान होता है। यदि इस मुद्दे पर सरकार की हार होती है तो माना जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए नियम 184 लाने से कतराते हैं सरकार। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में देखेंगे तो किसी आवश्यक विषय पर संसद में चर्चा व बहस करवाने के लिए कम से कम 5 सदस्य, कम से कम 5 सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कम से कम कितने सदस्यों द्वारा लाया जाता है, तो कम से कम 5 सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। आगे बात करेंगे कि काम रोको प्रस्ताव में देखेंगे कि किसी अति संवेदनशील या गंभीर मुद्दे पर सदन की कार्रवाई को रोककर चर्चा करवाने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार, इसको ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है। संसदीय विशेषाधिकार कि अनुच्छेद 105 में क्या है, संसदीय विशेषाधिकार, या संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन देगा 105, 108, 103, जो भी दे देगा उसमें से 105 होगा संसदीय विशेषाधिकार। संसद की अनुमति के बिना उसकी किसी कार्रवाई का प्रकाशन नहीं, यानी संसद की अनुमति के बिना उसकी किसी कार्रवाई का प्रकाशन नहीं हो सकता है। संसद अपनी संपूर्ण कार्रवाई को या उसके किसी हिस्से को संसदीय प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। संसद अपनी संपूर्ण कार्रवाई को या उसके किसी हिस्से को संसदीय प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। किसी संसद सदस्य को सत्र के 40 दिन पूर्व व 40 दिन पश्चात, किसी संसद सदस्य को सत्र के 40 दिन पूर्व व पश्चात सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी दीवानी मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है, सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद अपनी अवमानना करने वाले को दंडित कर सकती है। संसद अपनी अवमानना करने वाले को दंडित कर सकती है। अब अनुच्छेद 112 देखेंगे और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यय और आय का एक विवरण संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है। सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यय और आय का एक विवरण संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे बजट कहते हैं। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। और सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यय और आय का एक विवरण संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है,
जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे ही बजट कहा जाता है। यह एक धन विधेयक होता है। यह एक धन विधेयक होता है जो सरकार की तरफ से राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है। यानी धन विधेयक होता है और राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 114 ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किसे कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचित निधि से दो प्रकार से व्यय किए जाते हैं। संचित निधि से दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं। एक पहला अस्थायी व्यय, दूसरा अस्थायी व्यय। अस्थायी व्यय वह होता है जिसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि आते हैं। तो अस्थायी व्यय कितना पेंशन देना है, कितना वेतन देना है, ये अस्थायी है। लेकिन दूसरा अस्थायी व्यय, जैसे कहीं पुल निर्माण या और किसी चीज़ का निर्माण किया गया है, या स्वास्थ्य के लिए कितना दिया जाना है, या रक्षा के लिए कितना दिया जाना है, यह अस्थायी व्यय होता है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में मतदान के द्वारा बजट के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। किसके लिए कितना बजट के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इस दूसरे प्रकार के व्यय के लिए समय समय पर संचित निधि से धन निकालने की आवश्यकता होती है। इसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसके बाद संचित निधि से धन निकाले जाने के कारण यह एक धन विधेयक है। यानी विनियोग विधेयक भी एक धन विधेयक है। विनियोग विधेयक भी धन विधेयक है। संचित निधि से धन निकाले जाने के कारण यह एक धन विधेयक होता है। इसलिए इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यानी विनियोग विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि बजट बनाते समय इस पर मतदान हो चुका होता है। इसलिए दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। चर्चा व बहस हो सकती है। इसके बाद करेंगे अनुच्छेद 116 की बात करते हैं। अनुच्छेद 116 में दिया गया है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। जब संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए बजट न बनाकर किसी कारणवश कुछ महीनों के लिए ही बनाया जाता है तो इसे अंतरिम बजट कहा जाता है या लेखानुदान कहते हैं। जैसे 6 महीने बाद चुनाव करवाना है तो 6 महीने का बजट बनाया जाता है, इसे ही अंतरिम बजट या लेखानुदान कहते हैं। कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिन पर वर्ष के दौरान व्यय किया जाना निश्चित होता है, परंतु कितना व्यय होगा यह निश्चित नहीं होता है। समय आने पर उसके लिए अलग से धन की मांग की जाती है, उसे प्रत्यानुदान कहा जाता है। जैसे कि बाढ़, सूखा, ये सब इसके लिए यह निश्चित होता है कि या इस साल में कुछ न कुछ इस पर निश्चित होता है, परंतु कितना व्यय होगा यह निश्चित नहीं होता है। जैसे बाढ़ और सूखा, ऐसे कोई आपदा आ गया, यह निश्चित होता है कि परंतु कितना व्यय होगा यह निश्चित नहीं होता है। समय आने पर उसके लिए अलग से धन की मांग की जाती है, उसे प्रत्यानुदान कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि बजट के अतिरिक्त अन्य धन की मांग करना अपवादानुदान कहलाता है। बजट के अतिरिक्त अन्य धन की मांग करना अपवादानुदान कहलाता है। जैसे बजट कम पड़ जाए उसके बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कि सत्र। संसद की सामान्य बैठकें जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं सत्र कहलाते हैं। वर्ष भर में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं।
वर्ष भर में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। एक सत्र की अंतिम तारीख और दूसरे सत्र की प्रारंभिक तारीख के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। एक सत्र की अंतिम तारीख और दूसरे सत्र की प्रारंभिक तारीख के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, यानी 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। इस अंतराल को दीर्घावकाश कहा जाता है। स्थगन सदन की कार्रवाई को लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति के द्वारा यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी कारणवश रोकना स्थगन कहलाता है। यह कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है। स्थगन का संसद में प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प स्थगन का संसद में प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प या सूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्रावसान के बारे में देखेंगे कि संसद के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त करने की घोषणा सत्रावसान कहलाती है। सत्रावसान पर संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी प्रस्ताव, संकल्प व सूचनाएं समाप्त हो जाते हैं। संसद के सत्र को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त करने की घोषणा सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान पर संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी प्रस्ताव, संकल्प व सूचनाएं समाप्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे कि विघटन क्या होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा 5 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः विघटित हो जाएगी। इससे पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा 5 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः विघटित मानी जाएगी। इससे पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के विघटन पर लोकसभा में प्रस्तुत और लंबित या लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित या राज्यसभा से पारित और लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल है। लोकसभा के विघटन पर लोकसभा में प्रस्तुत और लंबित या लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित या राज्यसभा से पारित और लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे। परंतु देखेंगे राज्यसभा में प्रस्तुत और लंबित या दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जा चुके हैं, विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत और लंबित या दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे जा चुके हैं, विघटन पर समाप्त नहीं होंगे। संसदीय समितियों के बारे में बात करेंगे कि लोक लेखा समिति, इस समिति में लोक लेखा समिति इम्पोर्टेंट है। इस समिति में लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्यों सहित कुल 22 सदस्य होते हैं, यानी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होता है, जो कि परंपरानुसार विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है। इसका कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका कार्य देखेंगे तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किए गए व्ययों की जांच करना और उसकी रिपोर्ट संसद को देना। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, जो कि परंपरानुसार विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है।
इसका कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किए गए व्ययों की जांच करना और उसकी रिपोर्ट संसद को देना। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के बारे में देखेंगे कि इस समिति में लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, यानी 30 सदस्य होते हैं इस समिति में, और सभी लोकसभा से होते हैं। इसे लोकसभा की समिति भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका कार्य सरकारी नीतियों के संबंध में सुझाव देना तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के संबंध में सिफारिश करना होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। इसे लोकसभा की समिति भी कहा जाता है। इसका कार्य सरकारी नीतियों के संबंध में सुझाव देना तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के संबंध में सिफारिश करना। सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी सार्वजनिक उपक्रम समिति में इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, यानी लोक लेखा समिति में भी लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। वहीं सार्वजनिक उपक्रम समिति में, इस समिति में भी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका कार्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति संसद का उत्तरदायित्व निर्धारित करना, उन्हें मितव्ययी बनाना तथा उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में मदद करना। उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में सलाह देना या मदद करना। संसद का सत्र। संसद के सत्र के बारे में देखेंगे कि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, एक दिन में प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र होता है। इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि प्रथम सत्र में 11 से 1 बजे तक प्रथम सत्र होता है। द्वितीय सत्र 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, या जब तक समाप्त ना हो जाए। तो 11 से 1 बजे तक इसके बाद भोजनावकाश होता है। तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्नकाल का अवधि क्या होता है, तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल में मौखिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना पत्र, जो 10 दिनों के भीतर की घटना घटी हो, जो 10 दिनों के भीतर की घटना उठाया जाता है। लोकसभा स्पीकर को 10 बजे के पहले बताना पड़ता है, यानी लोकसभा स्पीकर को 10 बजे से पहले बताना पड़ता है। और शून्यकाल बगैर पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल में बगैर पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम सत्र हो गया, द्वितीय सत्र हो गया। 2 बजे के बाद द्वितीय सत्र होता है। प्रथम सत्र 11 से 1 बजे तक होता है। इसके बाद भोजनावकाश होता है। तो शून्यकाल देखेंगे 12 से 1 बजे तक और प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक, ये ध्यान देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।